Jai Hind Defense aspirants, now you are very close to examination, Air Force Common Admission Test. So in this video, I am going to discuss how to take English section so that you can have a very good score. So English section में जो आपके main sections हैं वो सभी exam में आने वाले हैं. That is grammar, vocabulary and reading skills, which is called comprehension. So इस वीडियो में मैं आपसे शेयर करने वाला हूँ कि कौन कौन से sections आपको इन लास्ट जो आपके पास डेज हैं, जो रिमेनिंग डेज हैं, इनमें अगर आप रिवाइज करते हैं या उन पे फोकस करते हैं तो डेफिनेटली आप एक अच्छा स्कोर गेन कर सकते हैं. तो सबसे पहले मैं टेकअप करूँगा ग्रामर सेक्शन. देखिए ग्रामर में टेंसेस, सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट, साथ ही साथ एक्टिव पैसिव, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, पार्टिसिपल्स, ये कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जिनमें जनरली क्वेश्चंस इन सेक्शन से फ्रेम होते हैं. टेंसेस के क्वेश्चंस बहुत कॉमन है. अगर आपने प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन सॉल्व किए हों तो आपने देखा होगा कि हर साल टेंसेस के क्वेश्चन ज़रूर आए हैं. और वो होते भी बहुत इजी हैं, ट्रिकी बहुत नहीं होते हैं. टेंस रिलेटेड जो डिस्कशंस हैं वो आप ज़रूर अपने फ्रेंड्स के साथ इस समय आप ज़रूर करें, अपने टीचर्स से डाउट्स शेयर करें, क्योंकि टेंस रिलेटेड क्वेश्चंस आर वेरी कॉमन. एंड टेंसेस के बाद ही आपका जो टॉपिक आता है सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट, जिसमें अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब शुड कम. ऑब्वियसली सब्जेक्ट अगर सिंगुलर है तो सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब होगी, सब्जेक्ट प्लूरल है तो प्लूरल हेल्पिंग वर्ब होगी. लेकिन इसमें स्पॉटिंग एरर्स के कुछ ऐसे केसेस होते हैं जो एज वेल एज विद, टुगेदर विद से जुड़े होते हैं, जिनमें सब्जेक्ट S1 के अकॉर्डिंग आती है, फर्स्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आती है, जबकि आइदर और, नाइदर नॉर, नॉट ओनली बट ऑल्सो, इन सभी में सब्जेक्ट नियरेस्ट के अकॉर्डिंग आती है, दैट इज़ योर सब्जेक्ट टू. ये कुछ ऐसे केसेस हैं जिनको हमें लास्ट मोमेंट पे रिवाइज करना ज़रूरी है. इनसे हमारे क्वेश्चंस की प्रोबेबिलिटी भी है, साथ ही साथ एक बेसिक लेवल पे आपकी बहुत अच्छी तैयारी हो जाती है. तो ग्रामर के जो टॉपिक्स मैं बता रहा हूँ इनको ज़रूर आप रिवाइज करिए. सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट, टेंसेस, एक्टिव एंड पैसिव, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, पार्टिसिपल्स, एंड ऑफ कोर्स द वेरी इंपॉर्टेंट सेगमेंट इज कंडीशनल सेंटेंसेस. तो ये अगर आप सीरीज मेंटेन करते हैं ग्रामर में, आई बिलीव आपका स्पॉटिंग एरर बहुत ही अच्छा होने वाला है. साथ ही साथ यूज़ इंग्लिश मोर एंड मोर इन योर कॉन्वर्सेशन. अगर आप इंग्लिश लैंग्वेज को यूज़ करते हैं तो आपकी एनालिसिस डेफिनेटली बेटर होती है, और जब एनालिसिस बेटर होती है तो एग्ज़ाम में कॉमन सेंस ही काम आता है. कॉन्सेप्ट्स या टॉपिक्स जो आपने पढ़े हुए हैं, जो आपने मगअप किए हुए हैं, वो कभी काम नहीं आते. आई वुड सजेस्ट आप प्रैक्टिकली ग्रामर को वॉच करें. उसके जो एक्सेप्शंस हैं उनको आप लर्न बेशक करें, लेकिन उनको प्रैक्टिकल लाइफ में यूज़ भी करें. जैसे लेस्ट के साथ शुड आता है, इससे रिलेटेड भी क्वेश्चंस हो सकते हैं. कंडीशनल सेंटेंसेस में इफ़ के साथ विल नहीं लगता. एंड कंडीशनल सेंटेंसेस में अगर आप टाइप 2 के सेंटेंसेस की बात करें कि इफ़ यू हैड सजेस्टेड मी दिस आई वुड हैव डन दैट, तो ऐसे स्ट्रक्चर्स को ज़रूर टेकअप करें. एक स्ट्रक्चर है हैड यू सजेस्टेड मी दिस आई वुड हैव डन दैट, तो ये भी स्ट्रक्चर आपको ध्यान रखना है. फर्स्ट सजेशन इज टेक अ रिव्यू ऑफ ऑल बेसिक टॉपिक्स ऑफ ग्रामर, जिससे कि आपको एक श्योरिटी आ जाए कि हाँ आपने ग्रामर की स्पॉटिंग एरर्स को अच्छे से पढ़ लिया है. साथ ही साथ फिल इन द ब्लैंक्स के रूप में भी क्वेश्चंस आ सकते हैं, जिसमें आपको आर्टिकल फिल करना होगा, प्रीपोजिशन फिल करना होगा, कंजंक्शन फिल करना हो सकता है. ऑल्दो ये टॉपिक्स थोड़े से स्पेशल होते हैं. जनरली बेसिक्स तो सभी को पता होते हैं, इन, ऑन, एट, अंडर, ओवर, बिलो, सभी की यूसेज आपको पता होते हैं. लेकिन जब बात आती है फिक्स प्रीपोजिशन की, उसमें आपको ध्यान देना होता है. फिक्स प्रीपोजिशन हो गए या फिर जिनके बाद प्रीपोजिशन नहीं आता है, ऐसे केसेस आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं. आर्टिकल्स के डिस्कशन में कहाँ पे आर्टिकल्स को ऑमिट करते हैं, कहाँ पे आर्टिकल ज़रूर लगाते हैं, इन केसेस को ज़रूर आप एक बार रिवाइज़ करें. तो ये था ग्रामर का सेक्शन, जिसमें अगर आप प्रैक्टिकल अप्रोच रखते हैं तो डेफिनेटली आप ग्रामर के सभी सेक्शंस को टेकअप कर लेंगे. अगर आप ज़्यादा जानकारी के लिए सेंचुरियन डिफेंस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर ही प्लेलिस्ट है ग्रामर के सभी बेसिक टॉपिक्स की, आप उसे वॉच कर सकते हैं. प्लेलिस्ट पे जाके आप सर्च कर सकते हैं. अब मैं बात करूंगा वोकैबुलरी सेगमेंट की. देखिए वोकैबुलरी में सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, दोनों में वर्ड मीनिंग ही इंपॉर्टेंट है. द मोर यू नो वर्ड्स द बेटर रिस्पॉन्सेज यू हैव.
एंटोनिम्स में थोड़ा सा केयरफुल रहना होता है, क्योंकि एंटोनिम्स में जो क्वेश्चंस होते हैं उनमें कई बार हम भूल जाते हैं कि हमें ऑपोजिट बताना है, और एग्जामिनर ने भी पूरी सेटिंग कर रखी होती है। सिनोनिम्स ही ज़्यादातर उसमें ऑप्शंस में दिए रहते हैं, और सिनोनिम्स देख करके एक जो फील है वर्ड मीनिंग बताने का, वो हम में बहुत पुराना है, क्योंकि बचपन से हम यही पढ़ते आए हैं कि इस वर्ड का ये मीनिंग है। तो जैसे ही वर्ड का मीनिंग हम पाते हैं, हम भूल जाते हैं कि हम एंटोनिम्स की एक्सरसाइज कर रहे हैं। ऐसा मैंने कई स्टूडेंट्स के साथ देखा है, एग्ज़ाम के बाद भी उन्होंने बताया, सर आई जस्ट फॉरगॉट, मुझे जैसे ही सिमिलर वर्ड मिला आई जस्ट टिक दैट। सो एंटोनिम की एक्सरसाइज में इस बात का विशेष ध्यान रखें, कई बार आते हुए क्वेश्चंस भी गलत हो जाते हैं। सो अपने आप को बिल्कुल अलर्ट करके रखें कि हाँ, हमें इसका ऑपोजिट बताना है। एंड सिनोनिम्स तो आप कर ही लेंगे। अब सिनोनिम्स और एंटोनिम्स में मैं आपको सजेस्ट करूंगा, इस लास्ट मोमेंट पे वर्ड्स को मगअप करने की बजाय वर्ड्स को रिलेट करें, अपनी मेमोरी में लिंक करें, ऐड ऑन करें, जिससे कि आपके ऊपर एक्स्ट्रा प्रेशर ना हो, एक्स्ट्रा बर्डन ना हो। सो देर आर मेनी फनी वेज बाय विच यू कैन लिंक दोज वर्ड्स टू योर मेमोरी, लाइक प्रीपोस्ट्रस। तो यहाँ पे वर्ड प्रीपोस्ट्रस का मीनिंग है यूजलेस, एब्सर्ड, तो आप इसे पोस्टर वर्ड से कनेक्ट कर सकते हैं, पोस्ट वर्ड से कनेक्ट कर सकते हैं। दिस बिकम्स सो इजी। देयर इज अ वर्ड शिमेरिकल, जिसका मतलब है इमेजिनेटिव, तो शिमेरिकल को शी मैरी से आप कनेक्ट कर सकते हैं। कल्पनात्मक थॉट्स लोग रखते हैं, शिमेरिकल, इजीली यू कैन कनेक्ट। देयर इज अ वर्ड फास्टिडियस, तो फास्टिडियस का मतलब है जो बहुत जल्दी जल्दी अपनी ओपिनियन को चेंज करे। सो इसको हम कनेक्ट कर सकते हैं फास्ट वर्ड से, वन हु चेंजेस वंस ओपिनियन वेरी फास्ट, फास्टिडियस, तुनुक मिजाज, फास्टिडियस, फास्ट, इजीली इट कैन बी कनेक्टेड। सो वोकैबुलरी को मगअप करने के बजाय अगर आप वर्ड्स को कनेक्ट करते हैं तो इन दिनों आपके लिए बहुत ही ईजी होगा, क्योंकि रटा हुआ कंटेंट वास्तव में बहुत जल्दी दिमाग से स्किप होता है, लेकिन अगर आपने उसे रिलेट किया हुआ है तो वो हमारी मेमोरी में लंबे समय तक रहता है। किसी भी टफ वर्ड को आप इस ट्रिक से रिलेट करके याद कर सकते हैं। ऑलरेडी एक लिस्ट इंटरनेट पे अवेलेबल है, कई सारे स्टूडेंट्स ने उसे सर्च किया है, रीड किया है। हमारे यहाँ एकेडमी में ऑफलाइन स्टूडेंट्स तो बिल्कुल उस लिस्ट को लेकर के रेडी हैं। सो आप इंटरनेट पे सर्च कर सकते हैं इंग्लिश वोकैबुलरी विद मीनिंग डिफेंस गुरु। ये पूरी लिस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड्स की है, क्योंकि ऑलरेडी इस लिस्ट से बहुत बार एग्जाम्स में वर्ड्स आए हुए हैं। इसमें आपको 3 कॉलम्स मिलेंगे, वर्ड, मीनिंग और कीवर्ड, तीनों को आसानी से आप टेकअप कर सकते हैं। इट इज़ सो इंटरेस्टिंग। कमिंग टू सेक्शन ऑफ रीडिंग स्किल्स, इसमें PQRS, S1 S6 एंड पैसेज, ये 3 चीज़ें आपसे पूछी जा सकती हैं। डेफिनेटली ये पूरा का पूरा रीडिंग सेक्शन है, मतलब जो भी एक्सपीरियंस आपने अभी तक इसमें गेन किया है वो एक्सपीरियंस ही आपको सफलता दिलाने के लिए बहुत है। मतलब PQRS स्टूडेंट्स जनरली कर पाते हैं जिनका कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छा है, जो इंग्लिश न्यूज़पेपर रीड करते रहे हैं, आसानी से वो PQRS हैंडल कर लेते हैं, क्योंकि उन्हें आइडिया लग जाता है कि इस सेंटेंस के बाद ये सेंटेंस आएगा, शुरुआत यहाँ से होगी, राइट। तो ये बेसिक आइडिया आपको लगता है लैंग्वेज की तरह इस सब्जेक्ट को लेने से। इस सब्जेक्ट को अगर हम एज अ फोबिया लेंगे और हम चीज़ों को रटेंगे तो चीज़ें डिफ़िकल्ट होती हैं। सो लास्ट मोमेंट में मैं आपको सजेस्ट करूँगा, अगर आप 2-3 दिन, 4 दिन, 5 दिन या केवल आज भी अगर आप एक पैराग्राफ पढ़ करके जाते हैं, अगर आप एक जनरल ओपिनियन शेयर करते हैं, तो ये आपको बहुत हेल्प करने वाला है आपके PQRS में, S1 S6 वाले में, एंड रीडिंग अ पैसेज या क्लोज टेस्ट में भी आपको बहुत हेल्प करने वाला है। S1 S6 में एक स्टेटमेंट स्टार्टिंग में होता है, S6 एक स्टेटमेंट लास्ट में होता है, एंड 4 स्टेटमेंट्स आर गिवन इन बिटवीन PQRS के, जिन्हें आपको अरेंज करना होता है। दिखने में तो ये क्वेश्चंस बड़े टफ होते हैं, लेकिन इनका भी अपना एक अलग चार्म है। स्टार्टिंग का स्टेटमेंट दिया हुआ है, फिक्स है, लास्ट का स्टेटमेंट दिया हुआ है, फिक्स है, बीच के स्टेटमेंट्स को ही आपको अरेंज करना है। दैट इज़ वेरी सिंपल। सो enhance your reading skills more and more. The more you enhance your reading skills, the better exposure and experience you will have in the questions of PQRS, right? Talking about passages, they generally come from a certain, current part. Like it can be from information technology, it can be from education system of our country, it can be from agriculture, it can be from
कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया और एनीथिंग एल्स। सो पैसेजेस की अच्छी एक्सरसाइज के लिए ऑलरेडी एक एक्सपीरियंस रखें जिससे कि आप पैसेजेस को अच्छे से टेकअप कर पाएँ। तो ये कुछ टिप्स हैं जो मुझे लगता है आप ज़रूर फॉलो करेंगे तो आपको एक बेहतर परिणाम अपने रिजल्ट में देखने को मिलेगा। एंड सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर है कि आपका कूल एंड काम रहना। इंग्लिश इज़ जस्ट अ लैंग्वेज और इस एग्ज़ाम में इंग्लिश सब्जेक्ट जस्ट पूछा जा रहा है कि आपका क्या एक्सपोजर है इस लैंग्वेज को लेकर के। यू आर गेटिंग रेडी फॉर अ नेशनल लेवल करियर। So as for the part of national level career, one has to be ready with English subject. So just keeping that fact in mind, this exam is being conducted, nothing else. So बहुत ही relaxed रहिए और last moment पे बहुत ज़्यादा haphazard मत होइए कि ये भी मैं रट लूँ वो भी रट लूँ या एग्ज़ाम टाइम में भी रटते हुए चले जा रहे हैं। ऐसी हैबिट्स को अवॉइड करें। एग्ज़ाम में आपका पीसफुल होना, रैशनली सोचना, डिसीजन मेकिंग आपकी और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है रादर देन कंसेप्चुअल लर्निंग। और मैंने अपने एक्सपीरियंसेस में ऐसा देखा है, जो स्टूडेंट्स हु रिमेन कूल एंड काम व्हाइल अटेम्प्टिंग देयर क्वेश्चंस दे परफॉर्म बेटर, राइट। सो ऐसा कुछ रटने वाला सीन मत रखिए। ट्राई टू बी मोर एंड मोर प्रैक्टिकल। जैसे जैसे एग्ज़ाम पास आ रहे हैं वैसे वैसे मॉडल टेस्ट पेपर्स आप और लगाइए जिससे कि क्वेश्चंस की आपको वैरायटी मिल सके और जो भी क्वेश्चन आपको नहीं आ रहा है उसे आप डिस्कशन में लाइए, अपने एंड पे एनालाइज करिए, फ्रेंड्स के साथ डिस्कस करिए, टीचर्स के साथ डिस्कस करिए। दैट इज़ द वे। सो लास्ट मोमेंट पे जो आपका खुद का एनालिसिस है वो आपको और ज़्यादा हेल्प करता है, राइट। एंड जितने भी आपने अभी तक लर्निंग की है उसका रिविजन ज़रूर करिए बिकॉज रिविजन विल गिव यू सर्टिट्यूड इन योर प्रिपरेशन। सो दीज वर द टिप्स दैट आई वांटेड टू गिव यू। जय हिंद, जय भारत।